औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास का आगाज़ करते हैं। मैं आप के सामने मौजूद हूँ। मेरा नाम एहसन है और मैं स्टॉक एक्सचेंज में काम करता हूँ। फिदा भाई के साथ जो मेरा राब्ता है वो जब फिदा भाई ने क्लासेस का आगाज़ किया था तो सेकंड क्लास के बाद से मैं फिदा भाई के साथ जो ज्वाइंट हूँ और इस दौरान काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ हमारा राब्ता रहा और कोशिश की है कि जो चीज़ें हमें आती हैं तो वो लोगों को सिखाई जा सकें, एजुकेट उनको किया जा सके स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। अब किस हद तक हम कामयाब हुए हैं ये तो ज़ाहिर है मैं नहीं बता सकता। यकीनन कुछ ना कुछ लोगों को उसका फ़ायदा भी हुआ है जिसका उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक हमें देते हैं। लेकिन ये एक ऐसी एजुकेशन है जिसमें इंसान हर वक्त सीखता रहता है। मैं खुद भी सीखने के मराहिल में रहता हूँ। तो जितना भी इंसान सीखता रहता है उससे उसके जो डिसीजन है वो अच्छे होते चले जा रहे होते हैं। तो मेरी भी आप लोगों को ये एडवाइस है कि आप इस जो सीखने का अमल है इससे कभी भी पीछे मत हटिएगा। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, ज़ाहिर है सीखना एक मेंटली थोड़ा सा एक टफ जॉब होती है। आपको टाइम देना पड़ता है, दिमाग का खर्च करना पड़ता है, नल्स जो रियल एजुकेशन है उसके अंदर आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जो हमारा एक नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसमें मतलब और भी तरीके हैं जिससे हम एजुकेशन हासिल करते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वॉल्व होता है तो इसलिए इसको आप सही जब तक ईमानदारी से इसके अंदर मेहनत नहीं करेंगे, इस एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से हासिल ही नहीं करेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव या आपकी उमंगों के मुताबिक नहीं आएंगे। अब इस क्लास के अंदर भी और प्रीवियस क्लास के अंदर भी मैंने आप लोगों की गुफ्तगू खामोशी से सुनता रहता हूँ। आप लोग आपस में बातचीत करते हैं, उसमें मैंने एक चीज़ नोट किया, और भी कई चीज़ें हैं लेकिन एक चीज़ नोट किया था, एक क्लास है तो मैं उसमें एक टॉपिक के ऊपर ही मैक्सिमम बात कर सकूँगा करूँगा। वो उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें रह भी थी लेकिन कोशिश करूँगा कि जो बेसिक चीज़ है वो आपको समझाई जा सके। तो उससे लोगों को जो प्रॉब्लम मैंने समझी है वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो काम कर रहे होते हैं और उसके जो शेयर्स के अंदर आपकी एंट्रीज होती हैं उसको आप मैनेज आपको प्रॉब्लम आ उनको मैनेज करने में। ये जो प्रॉब्लम है ये आपको जो जिसका सामना है उसकी वजह से आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। जाहिर है जब नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे तो जो थिंकिंग है वो नेगेटिव हो जाएंगी। तो आपकी बातों से भी ऐसा लगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं अपना एक जो मुझे पता है मैं वो आपको बताऊं और कोशिश करूं आपके माइंड को क्लियर करने की कोशिश करूं। अच्छा जी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्चुअली क्या चीज़ है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक एक ऐसा तरीका है, एक इस एक इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है इधर, जिसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर जो रिस्क फैक्टर है ना उसको कंट्रोल किया जा सके। ये है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। किस तरीके से हम अंडरस्टैंड करेंगे उस रिस्क को और उस जो रिस्क पैदा हो रहा है हमें जो उसके अंदर एक खतरा पैदा हो रहा है उस खतरे को हम मिनिमाइज किस तरीके से करें, क्योंकि उस खतरे की वजह से जो हमें लॉस है या होने वाला हो या होना शुरू हो हम उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करें
कि हमें वो जो रिस्क है वो टाइमली हम उसको जज करें और फिर उसमें से हम कोई भी अपनी स्ट्रेटेजी को, जो आगे मैं आपको बताऊंगा, वो हम उसको अपनाएं। अब ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक लार्ज पिक्चर है ये, क्योंकि एक पूरा एक सब्जेक्ट है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बताऊंगा इसके अंदर ये होता क्या है, फिर इसको को रिलेट करेंगे हम स्टॉक एक्सचेंज और अपने इस कोर्स के हवाले से, क्योंकि हमने जाहिर है अपने स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करनी है। अच्छा जी, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जो होती है इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क है। उसमें पहला जो है वो है मार्केट का रिस्क। मार्केट मुख्तलिफ हो सकती हैं, फाइनेंशियल मार्केट, कमोडिटीज मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस, इसके अलावा आपकी रियल एस्टेट हो सकती है। तो ये जो मार्केट्स हैं, एक इसके अंदर मौजूद होता है। अच्छा, एक क्रेडिट का रिस्क होता है कि आपने क्रेडिट के ऊपर कोई अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क ये है कि आप जहां से फ्लो करके अपने उसको इन्वेस्टमेंट को लेके आ रहे हैं, वो सोर्स क्या है। क्या आप आपने अपने किसी दोस्त से वो जनरेट किया है, आपने कहीं बैंक से उसको लोन के ऊपर उसको उठाया हुआ है, आप अपनी एसेट को सेल किया है, जबकि वो एसेट बढ़ सकता था लेकिन आपने उसको बेच के और उसको इस सेक्टर के अंदर लेके आ रहे हैं। और जियो पोलिटिकल रिस्क, जियो पोलिटिकल रिस्क ये है कि हमारे जो खित्ते के अंदर हालात जनरेट होते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या असर पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा काम करता है, ऑयल के अंदर काम करता है, तो ये क्योंकि इस खिते के अंदर ये जो जनूबी एशिया का खिता है, इसके अंदर अरब के पास ऑयल है और उनकी जो एक स्ट्रेटजी है वो उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उसके नतीजे में जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, या एक बड़े लार्ज पिक्चर के अंदर भी बात की जाए, तो उसका उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसी तरीके से जो मैनेजमेंट है, जो स्ट्रेटजीज हैं, उसके अंदर एक हमें जो चीज मिलती है वो ये है कि अगर हम इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लें, तो फिर क्या होता है कि अगर वो जो रिस्क है वो हमारा पैदा हो चुका है, खतरा हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर पैदा हो चुका है, तो फिर हमें क्या जो स्ट्रेटजी है वो क्या लेनी होती है। उसमें जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है वो है स्टॉप लॉस ऑर्डर, कि आप उस इन्वेस्टमेंट में से अपनी जो ट्रेड है, चाहे आपने उसके अंदर ऑयल के अंदर की हुई है, करेंसी के अंदर की हुई है, किसी भी कमोडिटीज के अंदर की है, स्टॉक के अंदर की है, आप उसके अंदर में उसमें से आप एग्जिट कर। अच्छा, सेकंड जो उसके अंदर स्ट्रेटजी है वो है हेजिंग की। हेजिंग टेक्निक्स हैं कि आप उसको हेज करते हैं किसी और प्रोडक्ट के साथ। मिसाल के तौर पे अगर आप गोल्ड के अंदर काम कर रहे हैं और गोल्ड नुकसान में जा रहा है, तो आप उसको हेज कर देंगे ऑयल के साथ, या उसको डॉलर के साथ आप हेज कर देंगे, ताकि अगर एक तरफ आपका लॉस हो रहा है तो वो लॉस जो है वो खत्म हो जाए, या वो बैलेंस हो जाए, किसकी तरफ डॉलर ऊपर जा रहा है या ऑयल ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से जो आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अगर आपने मुख्तलिफ जगह लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, तो उनकी जो मॉनिटरिंग है वो उसकी बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि पता चले कि ऑयल के हालात बुरे हैं और आप उसके अंदर एंट्रीज लेके, बाइंग की एंट्रीज लेके बैठे हुए हैं और ऑयल नीचे की तरफ आ रहा है। आप जो है वो सोने के अंदर, गोल्ड के अंदर आपने एंट्रीज ले रखी हैं और बाद में पता चले कि वो तो साइडवेज के अंदर है और आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड के अंदर है।
आप रियल एस्टेट के अंदर एंट्रीज लेके बैठे हुए हैं और पता चला है कि रिसेशन आए हुए हैं और जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो रियल एस्टेट है उनकी प्राइजेस डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। बहुत जरूरी है कि अपने जो पोर्टफोलियो है आप उसको प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग करें। उसके बाद आ जाता है डिवर्सिफिकेशन। इसका जो मतलब है वो ये है कि अपने जो आपकी इन्वेस्टमेंट है आप उसको स्प्रेडिंग करते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर। उसमें इंडस्ट्रीज होती हैं, उसके अंदर लोग अपने इन्वेस्टमेंट को लेके जाते हैं और अगर खिते के हालात अच्छे हैं, यूरोप के अगर हालात अच्छे हैं या किसी और मुल्क के अगर हालात अच्छे हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ लोग ले जाते हैं उठा के। जिस तरह हम पाकिस्तान की मिसाल देते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं जी, यहाँ पे इंडस्ट्री काम नहीं करती, तो फिर लोग कहते हैं कि अच्छा यार अगर यहाँ नहीं करती तो फिर कहाँ करती है। तो पता चलता है जी अगर मैं कॉटन के अंदर काम करूँ तो मुझे ना जो बांग्लादेश है एक्स पाकिस्तान, वहां पे अगर मैं जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करूं, वहां कोई इंडस्ट्री लगा लूं तो वो मुझे ज्यादा उसका फायदा होगा, वहां पे टैक्स की छूट है। इसी तरीके से अगर मैं किसी ऐसी कंट्री का इंतखाब करता हूँ जहां पे टैक्स जो है उसकी मराद बहुत ज्यादा है, उसकी छूट बहुत ज्यादा है, ड्यूटीज नहीं है उसके अंदर, और वहां पे जो प्रॉफिट रेशियो बहुत हाई है, तो मैं अपने सरमाए को वहां शिफ्ट करता हूँ। तरीके से भी अपनी जो डिवर्सिफिकेशन है उसको किया जाता है, उसको स्प्रेड कर सेक्टर्स के अंदर। अच्छा जी, एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है कि आपके जो एसेट है उसको एलोकेट किया जाए। अब ये एसेट्स भी हो सकते हैं और शेयर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हम शेयर की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने ओब्लिक के अंदर शेयर ले लिया है। वो है वो फर्स्ट ये है कि डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट। अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपने एक जगह पे नहीं रखना, बल्कि आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मुख्तलिफ जगह के अंदर उसको जाके आपने उसके अंदर अपनी एंट्रीज लेनी है। अब वो आप एंट्रीज किन किन जगहों में ले सकते हैं, स्टॉक के अंदर ले सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ले सकते हैं, मुख्तलिफ जो बॉन्ड्स हैं उसके अंदर आप अपनी एंट्रीज ले सकते हैं, कैश यानी कि बैंकों के अंदर आप अपनी एंट्रीज रख सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त इंटरेस्ट रेट हाई है तो आप वहां पे जाके अपनी रख सकते हैं। ठीक है, एक वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ है, लेकिन मैं आपको एक जो जनरल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। रियल एस्टेट यानी कि अगर रिसेशन आया हुआ है और आप तो ये देखते हैं कि आने वाले मजीद इसकी आगे वो बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, क्योंकि जो रियल एस्टेट के अंदर प्रॉपर एक जो बूम आता है, पीक आती है, वो आती है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आती है, और रियल एस्टेट के अंदर वो लोग अपनी एंट्रीज लेते हैं। तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आके काम करेगा तो उस वक्त वो जमीन की जब खरीद शुरू करेगा उस वक्त प्राइजेस में इजाफा होना शुरू होता है। लेकिन अगर उस वक्त से पहले पहले अगर आप देखते हैं कि यार ये प्राइजेस काफी ज्यादा नीचे हैं, यानी कि आज से अगर 6 साल पहले अगर मैं जाके देखूं तो इस जगह की कीमत जो है वो काफी ज्यादा थी, लेकिन इसके मुकाबले में मुझे 40% लेस के ऊपर इस वक्त ये प्राइस मिल रही है, 30% लेस के ऊपर मिल रही है। तो वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं, आप वो जगह खरीद सकते हैं, वो कमर्शियल भी हो सकती है, वो रहायशी जगह भी हो सकती है, आप वहां पे भी ये काम कर सकते हैं। कोई सोसाइटीज बना सकते हैं और उनकी प्लॉटिंग कर सकते हैं, प्लॉटिंग करके आप उसको छोड़ सकते हैं, ताकि जब रिसेशन खत्म हो और उसके बाद पीक आना शुरू हो तो फिर आपकी वो जगह उस वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगी और फिर लोग भी आ जाएंगे और फिर आप अपनी उस इन्वेस्टमेंट से फायदा हो। कमोडिटीज यानी कि मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट हैं उनके अंदर आप अ, हालात को देखते हुए अपनी एंट्रीज ले रहे होते हैं, आप सरमाए को वहां पे शिफ्ट करते हैं, एडजस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं शेयर रिस्क मैनेजमेंट की। अब इसका जो शेयर के अंदर जो इसका रिस्क मैनेजमेंट है, उसका जो पहला जो तरीका है वो अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को लेना है।
तो एक पूरा एक टॉप है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल भी है, और शायद उसको डिफाइन करना एक प्रॉब्लम आती हो, क्योंकि बेसिक चीज है कि स्टॉप लॉस हर बंदे की अपनी एक यहाँ पे है। लेकिन स्टॉप लॉस एक्चुअली होता क्या है, ये क्यों लगाया जाता है और कहाँ लगाया जाता है, असल में नुकता ये है। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर जो होते हैं वो उस वक्त लगते हैं कि जब आप कोई भी इमारत को तामीर करते हैं और उसके अंदर आपने सारी अपनी चीजें रख दी हैं और वहां पे आग लग जाती है, आग लगना शुरू हो जाती है, तो आप एक उसको आग जो बुझाने वाला सिलेंडर है, आप उसको उस तरीके से लें, अपने स्टॉप लॉस के जरिए उस आग को खत्म कर देना है। वो तभी हो सकेगा कि आप उसमें से एग्जिट कर दें, तभी आपका जो रिस्क है उसके अंदर वो महफूज रहेगा, यानी खतरा कम होगा, कम नुकसान होगा। कम नुकसान की वजह से आपका जो बेसिक जो कैपिटल है वो सेव हो जाएगा। हमने लोगों को देखा, कई बेशुमार हमने देखे लोगों को कि वो उन्होंने एक हाईएस्ट लेवल पे जाके एंट्रीज ली हुई होती हैं शेयर्स के अंदर, और उसके बाद वो मुसलसल वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है उसके अंदर, लेकिन वो उसमें से एग्जिट नहीं करते। उसकी वजह उनके पास कोई वाज़ेह स्ट्रेटजीज नहीं है, वाज़ेह उनके पास कोई ऐसा यानी एजुकेशन नहीं है जिससे वो ये समझ पाए कि यार ये हम कर क्या रहे हैं। यानी शेयर नीचे की तरफ आ रहा है और मुसलसल की तरफ आ रहा है, और कितने परसेंट वो नीचे की तरफ डिक्लाइन कर जाता है, लेकिन वो उसमें से एग्जिट नहीं करते। वो इस उम्मीद पे रहते हैं कि यार चले आज नहीं तो 2 महीने बाद, क्योंकि मार्केट के अंदर मुख्तलिफ लोग जो एजुकेशन दी हुई है उसके अंदर वो ये कह देते हैं कि जी कोई बात नहीं, अगर आज आपने अपनी एंट्री ली है और प्राइस नीचे आ गई है तो कोई बात नहीं, ऊपर चली जाएगी। वो बात अपने लिहाज से ठीक करते हैं, लेकिन वो हर चीज के ऊपर ये बात फिट नहीं होती। इस चीज को समझना इंतहाई जरूरी है कि ये बात तो वो ठीक करते हैं, लेकिन क्या हर शेयर के ऊपर हम उसको फिट कर देंगे? ऐसा हरगिज नहीं। वो हर शेयर के ऊपर वो बात फिट नहीं होती है। तो इसलिए स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है ये एक पूरा सब्जेक्ट है, और ये क्यों लगाया जाता है और किस वजह ये, यानी इसके लगाने का मकसद क्या है। बेसिकली तो ये है कि अपने रिस्क को खत्म किया जाए, जो लॉस शुरू हो रहा है, नुकसान शुरू हो रहा है, आप उसको टाइमली काट दें ताकि मजीद नुकसान ना हो। लेकिन वो लगता कहाँ है एक्चुअली, ये एक बेसिक समझने की चीज होती है। तो उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। फिर आगे बात आ जाती है सेक्शन ऑफ सेक्टर की, कि आप किस सेक्टर का इंतखाब कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या मुख्तलिफ सेक्टर दुनिया भर के अंदर, तो उसमें हम अमूमन ये देखते हैं कि सीमेंट है उसको बहुत ज़्यादा एक अहमियत मिलती है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, पावर सेक्टर है, फार्मा, टेक्नोलॉजी है, ये एक चंद मशहूर ऑटोमोबाइल सेक्टर। अब इस वक्त जो सिलेक्शन ऑफ सेक्टर है उसके अंदर पाकिस्तान में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो बुरी तरह तंजली का शिकार है। उसकी जो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो इंतहाई खराब और खस्ता हो चुकी है। और इसी तरीके से अगर हम आईटी के शो, क्योंकि आई इसलिए इसके अंदर शायद उस तरह के हालात ना हो, लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है, सीमेंट सेक्टर जो है, वो क्योंकि एक पाकिस्तान के अंदर सेशन चल रहा है इसके तामीरात के हवाले से, रियल स्टेट के हवाले से, तो इसके अंदर जो सीमेंट सेक्टर है वो भी हम उसको कोई इतना पॉजिटिव नहीं देखेंगे। ठीक है, सेल्स वगैरह हो रही हैं, लेकिन उस तरीके से सेल्स नहीं है। वो सेल्स ज़ाहिर है मजबूरन कुछ गवर्नमेंट्स के हैं, वो लोग करते हैं, या जो लोग एक अपनी अहलियत रखते हैं तो तामीरात की, तो वो उन लोगों को सीमेंट की जरूरत होती है। तो लेकिन एक जनरल पब्लिक, यानी कि हर बंदा ही सीमेंट खरीद रहा है, ऐसा फिलहाल जो है ना वो उस हवाले से प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से ये दो मिसालें देके मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेक्शन इंतहाई जरूरी है।
तो आपको वो सारी चीजें मद्देनजर रखनी होगी कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं और खित्ते के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। तो मुझे उस हवाले से अपने जो सेक्टर है उसकी सिलेक्शन करनी है। फिर सेक्टर सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट जो सिलेक्शन है वो शेयर्स की सिलेक्शन है। अगर आपने आईटी के अंदर टेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर अगर आपने एक सिलेक्ट कर लिया है उसको सेक्टर दो, तो फिर उसके अंदर आपने शेयर कौन से खरीदने हैं, उसकी क्या सिलेक्शन होगी। तो वो भी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। अगर आपने कुछ ऐसे शेयर्स को सिलेक्ट कर लिया जो वजह से भी हो सकता है किसी ने आपको बता दिया है या आपको वो करते हैं या आप समझते हैं कि ये आने वाले वक्त में अच्छा हो सकते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में बेहतर जो शेयर है, बेहतर पोर्टफोलियो उनका है, उसके जो फंडामेंटल्स हैं बेहतर है और उसके टेक्निकल्स भी अच्छे हैं, अगर आप उसको नजरअंदाज कर देंगे तो ये भी आप अगर सिलेक्टर अपने सिलेक्शन सेक्टर की अच्छी कार्य किया, लेकिन अगर शेयर के अंदर आप गड़बड़ कर गए तो तब भी आपके नताइज जो पॉजिटिव नहीं हो सके। अब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर जो रिस्क है वो टैक्स का रिस्क, कंसिडरेशन ऑफ इम्प्लीकेशंस। अब आप अगर किसी ऐसे सेक्टर के अंदर या किसी ऐसी जगह के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं जहां पे जो टैक्स रेशियोज है उनकी जो रेशियो है वो हाई है। अच्छा, आपको प्रॉफिट इतना नहीं आ रहा है लेकिन आपके टैक्स बहुत ज्यादा काट रहे हैं उसके अंदर, एक बड़े टैक्स आप कंपनीज की अगर बैलेंस शीट देखते हैं उसके अंदर एक चीज होती है नेट इनकम और आफ्टर टैक्सेशन इनकम। अब उसके अंदर वो जो आफ्टर टैक्सेशन इनकम है, अगर उसके अंदर अच्छी खासी एक टैक्स डिटेक्शन है और जितना प्रॉफिट आपको हुआ तो वो जो प्रॉफिट है वो आपके लाइबिलिटीज के अंदर निकल गया है, वो आपके दीगर अखराजात के अंदर निकल गया और जो आपका एक खालस मुनाफा है वो बहुत ही कम है। तो इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसी जगह के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को आपने डाला हुआ है जो जहां पे एक हाईएस्ट टैक्स जो है ना वो आपको उसका सामना करना पड़ा। अब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम देखते हैं कि अगर आप एक हैवी एंट्रीज ले रहे होते हैं, खासतौर पे जो छोटे स्क्रिप्ट हैं उसके अंदर आप लोग लेते हैं, अच्छा इतना आप बार बार उसके अंदर कभी एंट्री लेते हैं कभी एग्जिट करते हैं, अब उसका जो टैक्स जनरेट हो रहा है लेकिन आपको उसका प्रॉफिट इतना नहीं आ रहा, यानी आप मुसलसल उसके अंदर लॉस के अंदर है इन्वेस्टमेंट। लेकिन तो बहुत जरूरी है इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि यार मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कर रहा हूँ, गोल्ड के अंदर कर रहा हूँ या मैं किसी के अंदर कर रहा हूँ, तो मैं जब वो करता हूँ तो वो तो बहुत ज्यादा मेरे मेरे ऊपर वो टैक्स बढ़ जाते हैं, इतनी कि मेरी चीज नहीं सेल होती जितनी कि मुझे टैक्स बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे रियल स्टेट है, अगर आप रियल स्टेट के अंदर करते हैं तो यहाँ पे जो टैक्स की शरह है वो काफी ज्यादा है। अच्छा, जब आप उसको बेचेंगे तब भी आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इतना आपको प्रॉफिट नहीं होगा जितना आप उसका टैक्स पे कर देंगे। फिर लोग क्या करते हैं कि उसकी रियल प्राइस नहीं लिखवाते, यानी आउट ऑफ मार्केट एक सेटलमेंट कर लेते हैं और वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन उसको जो मार्केट वैल्यू उसके साथ नहीं लेके आते हैं। फिर ये लोग हरकतें करते हैं, फिर वो आगे उनको ये प्रॉब्लम, क्योंकि फाइलर नॉन फाइलर का मसला होता है। अगर फाइलर है फिर उसको जो पैसा अगर ज्यादा ऑफ मार्केट के अंदर उन्होंने डील कर लिया तो फिर उसको कैसे एडजस्टमेंट कर दिया, तो ये लंबा चक्कर में बंदा फंस जाता है। तो ये एक जो होती है जिसके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअली ये उसके लिए है कि उसको ये देखना होता है कि यार कहीं मैं टैक्स के चक्करों में फंस कर अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनसे हाथों नहीं धो बैठूंगा, मेरे इतने अखराजात हो जाएंगे, इतनी मेरी लाइबिलिटीज है उसके अंदर मेरी प्रॉफिट एडजस्टमेंट हो जाएगी और टैक्स इतने पे करने के बाद बचेगा क्या, इतना मैं की और सब कुछ। तो ये इंतहाई जरूरी है कि इस चीजों को अंडरस्टैंड किया जाए। उसके बाद क्या है कि रीबैलेंसिंग। अब रीबैलेंसिंग क्या चीज है कि अगर आप किसी ऐसे मुख्तलिफ
सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं और किसी एक सेक्टर के अंदर नुकसानात हैं, तो दूसरा सेक्टर जो है वो थोड़ा सा बेहतर के तौर में आपको एक मिसाल देके समझाता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में कुछ प्लॉट्स लेते हैं, एक कनाल के, दो कनाल के, अच्छा, लेकिन आपने ठीक है खरीद तो लिया, लेकिन आपको जब उसको रीसेल करने के लिए जाना पड़ेगा तो आपको वहां पे बायर नहीं मिलता, क्योंकि वो एक क्योंकि उसका एरिया बड़ा है और इसलिए आपकी जब आप उसको बेचेंगे तो हाई प्राइस भी हाई होती है, तो इसलिए वो जो मिल रहा है वो एक हम कह सकते हैं हो सकता है, लेकिन इस तरीके से ज्यादा नहीं है। उसके मुकाबले में अगर हम मरले के प्लाट को देखें, 7 मरले को देखें, 10 मरले को देखें, तो वहां पे बायर ज्यादा है, सेलर भी ज्यादा है। तो अगर मेरे पास कुछ प्लॉट्स हैं, एक कनाल के, दो कनाल के, तीन कनाल के, लेकिन उसके अंदर मेरी रीसेलिंग नहीं हो रही, तो मैं उसको रीबैलेंसिंग करूंगा, यानी उसको बैलेंस करूंगा। कैसे करूंगा कि उसको मैं कोशिश करूंगा शिफ्ट करूं छोटे प्लॉट के अंदर, यानी कि 5 मरला कर लूं, 7 मरला कर लूं, 10 मरला कर लूं, उस तरीके से मेरी ज्यादा उसके अंदर प्रॉफिट में वो चीज निकलेगी, सेल होगी। तो इसको कहते हैं रीबैलेंसिंग। इस मिसाल को आप हर जगह पे मद्देनजर रख के आप सारे सेक्टर के ऊपर इस चीज को देख सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे ये जो आपको मैंने ओवरऑल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है, अब ये करने के लिए, क्योंकि ये एक काफी एक हेल्दी किस्म का टॉपिक है और सब्जेक्ट, तो इसको करने के लिए इन्वेस्टर मैनेजिंग हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप खुद उसको मैनेज करते हैं। अच्छा, आप खुद इसलिए कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक छोटी अमाउंट है, तो जाहिर है फिर अगर छोटी है तो उसको इंसान जल्दी खुद ही उसको मैनेज कर सकता है, 1 बिलियन, 500 मिलियन, 2 बिलियन, तो इसको आप खुद इसकी निगरानी भी कर सकते हैं और इसकी जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको भी देख सकेंगे, रीबैलेंसिंग भी कर सकेंगे, टैक्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है उसकी आप खुद देख सकेंगे। और लेकिन अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा आप कैपिटल के साथ बिजनेस के अंदर हैं, तो फिर के लिए आपको प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो हायर करनी पड़ेंगे, या फिर यह है कि किसी ऐसी कंपनी के साथ अपने आप को एफिलिएट करना हो जो आपके इस तमाम को लोकेट करे, उसको अंडरस्टैंड करे, उसकी रिस्क मैनेजमेंट करे और आपको एडवाइस दे। उस क्योंकि काम तो ज़ाहिर है आपने करना होगा, लेकिन वो आपको एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना के देगा। उनके प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, यदि आपके फलां सेक्टर के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, फलां के अंदर आपको प्रॉफिट्स हैं, फलां जगह के आप उसके असासे बढ़ रहे हैं, तो बेहतर यह है कि उसको रीबैलेंसिंग करने के लिए या एडजस्टमेंट करने के लिए आप वहां से अपने सरमाए को शिफ्ट यहाँ पे करें, ताकि उसके अंदर वो जो लॉस हो चुका है, वहां से आप अपना स्टॉप लॉस लें और उसको इस जगह पे शिफ्ट करें ताकि मजीद इसके अंदर इंक्रीजिंग। तो इस तरीके से आप खुद भी, अगर आप इस चीजों को अंडरस्टैंड कर लें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर सकते, इस तरीके से अंडरस्टैंड चीजें नहीं होती और दुरुस्त फैसले नहीं होते, तो फिर आप अपने सरमाए की हिफाजत के लिए प्रोफेशनल पोर्टफोलियो जो मैनेजर हैं उनसे आपको राब्ता करना पड़ेगा, तो वो आपको ये सारे काम करके दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।